चलिए, तो मोशन इन अ प्लेन का हमारा थ्योरी वाला पार्ट पूरा हो चुका, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, ठीक। तो जो भी इसकी एक्सरसाइज है आइए उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग MCQs को करते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम अ मूविंग बस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर हम लोग क्या कर देंगे, एक चलती हुई बस से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर देंगे, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ऑप्शंस हैं UCM, रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन इन वन डायमेंशन। बोलो भाई। ऑब्जेक्ट को बस से फेंक दिया, वो कैसा पाथ लेगा? सर्कल में घूमेगा कि स्ट्रेट लाइन में चलेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। कैसा करेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। समझे ना? आपने तो प्रोजेक्टाइल ये देखा है, पहले वो ऊपर जाएगा फिर वो नीचे आएगा, लेकिन ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ तक वाला है। तो समझ आ रहा है? समझे? है तो वो पैराबोलिक पाथ ना, पूरा कंप्लीट करो तो पैराबोलिक तो बनेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दोगे तो वो क्या करता है? पैराबोलिक पाथ लेता है, यानी क्या परफॉर्म करता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ आ गया? ठीक है ना, बता चुका हूँ मैं। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। फॉर अ पार्टिकल हैविंग UCM यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट? बहुत बड़ी गड़बड़ है। हाँ, एक एक करके सब ऑप्शन चेक कर लोगे, है ना। वेलोसिटी, स्पीड, एक बोलेगा एक्सेलरेशन, एक बोलेगा डिस्प्लेसमेंट। लॉजिक दो, लॉजिक क्या है, रीजन क्या है? वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट है बताओ? वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट है? वेलोसिटी स्केलर होता है कि वेक्टर होता है? वेक्टर होता है। ये तो तय है, वेक्टर है, मतलब उसमें डायरेक्शन होता है। ठीक, अब कोई पार्टिकल क्या कर रहा है? UCM परफॉर्म कर रहा है। तो मैंने बोला था किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? टेंजेंट बना के। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? टेंजेंट बना के। ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन अभी है। जब पार्टिकल कहीं यहाँ पहुँचेगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? चेंज हो जाएगा ना। पहले डायरेक्शन ये था, अब डायरेक्शन ये हो गया। पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो डायरेक्शन ये हो जाएगा, यहाँ पहुँचेगा तो डायरेक्शन ये हो जाएगा। भले हर एक पॉइंट पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हो सकता है कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, UCM बोला है मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड कांस्टेंट होगा, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। समझा? क्लियर हो गया? मैंने बोला था ना स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, बताओ जल्दी से। क्या बताया था मैंने? बोलो जल्दी। वेलोसिटी में डायरेक्शन होगा, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होगा। हम बोलेंगे ट्रेन जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर पे, तो ये स्पीड है। हम बोलेंगे 40 किलोमीटर पर आवर पे टुवर्ड्स CST, तो ये वेलोसिटी है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन लग गया। समझ आ गया? तो वेलोसिटी की जब बात करेंगे ज़की, तो डायरेक्शन को देखना पड़ेगा। और UCM में या कोई भी सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होता है। समझ आ गया? तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। स्पीड भले कांस्टेंट है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है? स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। अब पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये स्टेटमेंट ही गलत है। क्यों? वेलोसिटी कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती। क्यों? हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है ना। चलो भाई, तो बचकाना सवाल था। क्या होगा? क्या कांस्टेंट है? स्पीड। एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? बोलो। एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वेरी कर रही है। समझाता हूँ। UCM है, UCM में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। पहले बता चुका हूँ सारी चीज़ें। अब एक्सेलरेशन कहाँ होता है? ये सेंटर की तरफ होता है। इसका डायरेक्शन देखो, अभी ये है, पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अब डायरेक्शन देखो, ये है। पहले डायरेक्शन ये था, अब डायरेक्शन ये है, यहाँ पहुँच गया, अब डायरेक्शन ये है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और एक्सेलरेशन वेक्टर है, डायरेक्शन चेंज मतलब वेक्टर चेंज। कोई वेक्टर को अगर चेंज करना है तो उसके तरीके क्या है? या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, या तो उसका डायरेक्शन चेंज कर दो, या तो दोनों चेंज कर दो। कोई भी वेक्टर, जैसे फोर्स एक वेक्टर है, उसको मुझे चेंज करना है, कैसे चेंज करूंगा? बोलो। या तो मुझे बताओ, ये 50 न्यूटन और ये 50 न्यूटन सेम है, अलग अलग है? अलग अलग है। क्यों? है तो 50 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो वेक्टर को चेंज करने का तरीका क्या है? या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, या तो डायरेक्शन चेंज कर दो, या तो दोनों चेंज कर दो।
समझ आया, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन भले कांस्टेंट होगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इस वजह से एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी भी नहीं है, एक्सेलरेशन भी नहीं है। समझे? कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा वो हमेशा एक्सेलरेटेड होगा। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, एटलीस्ट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है क्या? डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट नहीं है, वो उसकी भी बात नहीं हो रहा है, लीनियर की बात कर रहा है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो ना, वो बताता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। तुम ये सोच रहे हो कि ये जो होगा ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, यही होगा, और हर बार तो रेडियस कांस्टेंट हुआ तो डिस्प्लेसमेंट तो कांस्टेंट हुआ। नहीं नहीं नहीं, डिस्प्लेसमेंट इस सेंस में इधर पे यहाँ ये सेंस है इसका कि पार्टिकल अगर यहाँ से यहाँ गया तो ये रास्ते की लंबाई कितनी है, यहाँ पर अगर स्ट्रेट लाइन बना दूंगा तो वो कितना है। अब समझ आ रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ कांस्टेंट है, हर बार तो चेंज हो रहा है, पहले इतना डिस्प्लेसमेंट, फिर इतना डिस्प्लेसमेंट, फिर इतना डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी कांस्टेंट नहीं है, वो भी चेंज हो रहा है। समझ आई बात? क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जो है आर्क लेंथ जो कहलाएगी ना, आर्क लेंथ, आर्क की जो लेंथ है उसी को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट के। वो भी कांस्टेंट नहीं है, वो भी तो वेरी करते जा रहा है, पहले कुछ मीटर, फिर कुछ मीटर, फिर कुछ मीटर, इस तरीके से। तो यहाँ पर कांस्टेंट सिर्फ क्या है? स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है। समझ आया? ठीक। कहाँ पर? यूसीएम है, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है। द बॉब ऑफ अ कॉनिकल पेंडुलम undergoes rectilinear motion in horizontal plane, uniform motion in horizontal circle, uniform motion in vertical circle, rectilinear motion in vertical circle. कॉनिकल पेंडुलम में उसका जो बॉब होता है, क्या वो रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म करता है? कॉनिकल पेंडुलम क्या बताया था मैंने? सिंपल पेंडुलम होगा, लेकिन उसको ऑसिलेट नहीं कराएंगे, क्या कराएंगे? ऐसे गोल घुमाएंगे। समझ में आ गया? तो उसकी स्ट्रिंग क्या बनाएगी? कोन बनाएगी। क्या बनाएगी? कोन बनाएगी। समझ में आ गया? ठीक है ना। चलो भाई, तो बॉब ऑफ अ कॉनिकल पेंडुलम अंडरगोज रेक्टिलिनियर मोशन, नहीं रेक्टिलिनियर मोशन तो है ही नहीं। यूनिफॉर्म मोशन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, हाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, ठीक है ना। जब भी सर्कुलर मोशन की बात करें और सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल सर्कल में हो रहा है तो हम लोग ये अश्यूम कर लेंगे कि वो यूसीएम है, ये हमारा अजम्पशन होगा अगर वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में हो रहा है। लेकिन हो सकता है सर्कुलर मोशन वर्टिकल सर्कल में हो जाए। समझ में आ गया? मैं रस्सी से एक पत्थर को बांधूं और ऐसे घुमाऊं ये वाले प्लेन में, तो कैसा प्लेन है? वर्टिकल। तो यहाँ पर जो है चेंज हो सकता है, वो यूसीएम फिर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ग्रेविटी इसको खींचेगी और उसकी स्पीड क्या होगी? वेरी करेगी, अनलेस एंड अनटिल उसके पीछे कोई मैकेनिज्म हो। वीसीएम कभी भी यूसीएम नहीं होता अनलेस एंड अनटिल उसके पीछे क्या हो? कोई मैकेनिज्म हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे पास जो वॉच होती, ठीक है ना, अब मैं क्या करता हूँ, ऐसे रख देता हूँ, तो ये अब इसका जो हैंड का टिप है वो कौन से प्लेन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है? वर्टिकल प्लेन में, लेकिन वो यूसीएम है। क्यों? क्योंकि पीछे मशीन लगी है। समझ में आ गया? मशीन नहीं लगी है तो वीसीएम कभी भी यूसीएम नहीं हो सकता। यूसीएम नहीं हो सकता मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं हो सकती, वो तो वेरी करेगी अनलेस एंड अनटिल पीछे कोई मैकेनिज्म हो। वो होता है ना आसमानी झूला, तो वो भी तो बड़ा सा सर्कुलर मोशन है। बड़ा सा क्या है? इतना बड़ा झूला क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ऐसे होता है शायद एसएल वर्ल्ड में है, पहले वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में होता है, फिर उठते 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 क्या हो जाता है? वो वर्टिकल सर्कल में आ जाता है। लेकिन वो यूसीएम परफॉर्म करता है। कैसे? मशीन लगी है। समझा? ठीक है ना। चलो भाई, तो ये भी अपने को समझ में आ गया। इसके बाद क्या? फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन रेक्टिलिनियर मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। क्या बोलता है कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो आपको बोलता है कि इनमें से क्या करेक्ट नहीं है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ लीनियर होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसके अंदर, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। उसके बाद जो है एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वीटी ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा? वीटी ग्राफ का। इसमें से क्या करेक्ट नहीं है वो देखना है। तो इसका स्लोप क्या देगा? स्लोप का क्या तरीका बताया था मैंने? वाई एक्सिस पे क्या है डिवाइड बाय एक्स एक्सिस पे क्या है? वी बाई टी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। चलो फर्स्ट तुमको नहीं समझा, सेकंड तो समझा, ठीक है ना। सेकंड बताओ, सेकंड तो सही है ना। अपने को क्या ढूंढना है? जो सही नहीं है, जो इनकरेक्ट है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन तो देता है इसका स्लोप, ठीक। चलो भाई, एरिया अंडर वीटी ग्राफ इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट। कैसे बताया था? स्लोप कैसे बताया था? वाई बाई एक्स करो, और एरिया कैसे बताया था? y इंटू एक्स करो, ठीक है ना। एरिया पे क्या होगा? एरिया होगा वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेलोसिटी इंटू टाइम। मतलब इसका एरिया भी क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। समझा? ठीक। उसके बाद जो है
VT ग्राफ इज नॉन लीनियर। तो ये तो फर्स्ट वाले ऑप्शन के जैसा है, यानी B और C तो करेक्ट है, यानी इनकरेक्ट में अब कौन आ सकता है, या तो A या तो D। समझ में आ गया, या तो A होगा या तो D होगा। ठीक है, अब इसको कैसे समझने का मैं आपको बताता हूँ। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म या कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बताओ जरा। रेक्टिलिनियर मोशन है और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है, क्या मतलब होता है इसका, बोलो बोलो जल्दी बोलो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जल्दी मतलब बताओ। कांस्टेंट यूनिफॉर्म ये चैप्टर में इसका मतलब सेम है, लेकिन जब मैं मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊंगा तब दोनों का मतलब बदल जाएगा। यूनिफॉर्म का मतलब डिफरेंट होता है, कांस्टेंट का मतलब कुछ और होता है। ठीक है, चलो बताओ एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है मतलब क्या। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जैसे एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ मतलब जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका 1 सेकेंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, 5। अब प्लस है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, अगर माइनस लगाता तो वेलोसिटी घट रही है। समझ आया, क्लियर हो गया। अब क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है या घट रही है, यहाँ पॉजिटिव मतलब बढ़ रही है। ठीक, जैसे यही एक्सेलरेशन रखता हूँ मैं हमेशा बोलता हूँ जब तुमको नहीं समझे तो टेबल बना लो। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या कर दो, टाइम लिख दो, यहाँ पर आप क्या कर दो, अपनी वेलोसिटी लिख दो। शुरुआत में जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी भी 0 थी, फॉर एग्जाम्पल। ठीक, फॉर इंस्टेंट ये हम लोग ने ले लिया। फिर जब टाइम 1 सेकेंड हुआ, एक्सेलरेशन कितना है, 5, मतलब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 5। 1 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब हर सेकेंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ेगी, 5 मीटर पर सेकेंड, ये मतलब। ठीक है ना, तो 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरे सेकेंड में वेलोसिटी कितनी रहेगी, 10 मीटर पर सेकेंड। तीसरे सेकेंड में कितनी हो जाएगी, 15 मीटर पर सेकेंड। चौथे सेकेंड में, कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ये इसका मतलब बनता है कि हर सेकेंड में वेलोसिटी कितने से बढ़ेगी, 5 से बढ़ेगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। क्या मतलब, ऑब्जेक्ट को यहाँ से मैं ड्रॉप करता हूँ तो अभी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, टाइम 0 पे वेलोसिटी क्या है, 0, ड्रॉप कर दिया। 1 सेकेंड के बाद कितनी होगी, 10, दूसरे सेकेंड पे 20, तीसरे सेकेंड पे 30, ये मतलब है। इसी वजह से नीचे कोई खड़ा होता है उसके टकले पे बहुत जोर से लगता है। अब समझे, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ये मतलब। ठीक, चलो भाई ये अपने को क्लियर हो जाता है। तो एक्सेलरेशन ये हो गया, ये अपन ने टेबल बना लिया। तो अभी अपने को ग्राफ बनाने का है। जब भी तुमको नहीं समझे तुम ग्राफ बना लो। ठीक है, वैसे शुरुआत में इसकी ज़रूरत लगेगी, आगे ज़रूरत नहीं लगेगी, आगे तुम मास्टर हो जाओगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलो ये टाइम और ये वेलोसिटी। आगे कहानी बोलो। अब 0 पे 0, 1 पे 5, 2 पे 10, 3 पे 4 पे, कैसा आया, लीनियर या नॉन लीनियर, इसको तो बोलते हैं नॉन लीनियर। नॉन लीनियर हुआ ना ये, क्या ये, लीनियर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लीनियर। यानी फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है, ए ऑप्शन भी करेक्ट है कि VT ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, डी ऑप्शन। समझ आया, क्लियर हो गया। ठीक है ना, देखो कोई भी सोल्यूशन उठाओगे तुम तो तुमको MCQ के आंसर तो मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा। ये एक्सप्लेनेशन है उसका, समझा। ठीक है ना, चलो भाई, तो ये सारी चीज़ें बता दी मैंने। अब इसके बाद जो है आखिरी है, ये 5th है, इसमें क्या बोलता है ये, if 3 particles A, B and C are having velocities VA bar, VB bar, VC bar, which of the following gives the relative velocity of A with respect to B? लिखेंगे कैसे बताओ, relative velocity of A with respect to B ऐसे लिखेंगे। अनस बताएगा आगे कैसे लिखेंगे। अनस बोलो, VAB को कैसे लिखते हैं, VA बार रिलेटिव वेलोसिटी कैसे लिखते हैं उमा, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, माइनस करके। कैसे लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन। ये क्या होगा, VA बार माइनस क्या होगा, VB। मैंने क्या बताया था तुम लोग को, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव एक्सेलरेशन, कुछ भी टर्म आए क्या करने का, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। टेस्ट में कम आया ना तो मुझसे बुरा तो कोई नहीं होगा तुम लोग के लिए। अगर टेस्ट में कम आया तो मैं जान लगा देता हूँ टॉपिक पढ़ाने के टाइम पे। टेस्ट में किसी भी हाल में कम नहीं आना चाहिए। वो पेपर चेक होंगे फिर मैं बताता हूँ। ये पढ़ के नहीं आए तुम लोग, ये नहीं था क्या टेस्ट में, क्या कहाँ तक था टेस्ट, अच्छा वेक्टर तक था। ये अभी तो पढ़ाया तुम लोग मैंने रिलेटिव वेलोसिटी। क्या करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी में, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक अगर कोई होगा ना तुम्हारे लिए तो वो रिलेटिव वेलोसिटी है काइनेमेटिक्स में।
नीट में रिसेंट ईयर्स में कौन से सवाल आ रहे हैं? वो बोट वाले प्रॉब्लम। बोट वाले प्रॉब्लम में क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी निकालो। 2019 में आया था पेपर में। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? कंफ्यूज तुमको यहीं करेंगे। काइनेमेटिक्स टफ नहीं है, लेकिन उसका वो पार्ट दे देंगे जहाँ पर बच्चों को दिक्कत होती है। एनएलएम टफ नहीं है, तुमको क्या करेंगे? एनएलएम के साथ में फ्रिक्शन चिपका के दे देंगे। बच्चा फ्रिक्शन में गलती करता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये सब नहीं करने का। तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे लिखते हैं? क्या बताया था मैंने? जब भी रिलेटिव आएगा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन क्या करना है? माइनस करना है। ऑफ यहाँ और यहाँ पर क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो क्या लिखोगे? वी ए बार माइनस वी बी बार, ऐसे लिखोगे। अगर मैं बोलता रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू, क्या लिखते? वी पी बार माइनस वी क्यू बार। समझे? चलो भाई, अभी डेरिवेशंस प्रैक्टिस को नहीं दिया हूँ ना मैंने, ये चैप्टर के डेरिवेशंस प्रैक्टिस को नहीं दिया हूँ मैंने, ठीक है? तो भी करना है प्रैक्टिस उसकी, ठीक है? देता हूँ काम में, ठीक है? चलो, तो ये आपको समझा दिया मैंने। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा? सी ऑप्शन, वी ए बार माइनस वी बी बार। सबको क्लियर? ठीक, चलो अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सेपरेट द फॉलोइंग इन ग्रुप्स ऑफ स्केलार्स एंड वेक्टर्स। स्केलार्स क्या है, वेक्टर्स क्या है, उनमें अपने को अभी देखना है। स्केलार्स और वेक्टर्स मतलब क्लासिफाई करना है अपने को, ठीक है? चलो भाई, जैद बताएगा। वेलोसिटी स्केलार है वेक्टर है? वेक्टर है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। उसके बाद स्पीड क्या है? स्केलार। स्पीड क्या है? स्केलार। तो यहाँ पर आएगा ये, ठीक है ना? उसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्यों वेक्टर? डायरेक्शन होता है, इनिशियल से फाइनल तक की स्ट्रेट लाइन तो है ना डायरेक्शन, इनिशियल से फाइनल है ना, डायरेक्शन है। इसके बाद जो है जकी बताएगा क्या है? वर्क डन स्केलार है। वर्क डन क्या है? स्केलार है। कहाँ बताया था मैंने, याद है कुछ? डॉट प्रोडक्ट में। वेरी गुड। कहाँ बताया था? डॉट प्रोडक्ट में। डॉट कब लगेगा? जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा? स्केलार, तब क्या लगेगा? डॉट लगेगा। और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके आंसर वेक्टर आया तो क्रॉस लगाने का, ठीक है? चलो भाई, उसके बाद जो है स्पीड हो गया, वर्क डन हो गया, और फोर्स ऑब्वियस ही बात है वेक्टर है वो। और बताओ, पावर। पावर स्केलार है। पावर क्या है? स्केलार, ठीक है? क्यों, कैसे? पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन स्केलार, टाइम भी स्केलार, तो पावर भी स्केलार, ठीक है ना? चलो भाई, चलिए इसके बाद जो है पावर, उसके बाद क्या है? एनर्जी। एनर्जी भी क्या होती है? स्केलार होती है। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेक्टर होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलार है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज़ है? स्केलार चीज़ है, स्केलार क्वांटिटी। एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर होती है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? वेक्टर, लेकिन सूडो वेक्टर। एंगुलर वेलोसिटी कैसा वेक्टर है? सूडो वेक्टर, ठीक है ना? सूडो वेक्टर मतलब झूठा वेक्टर, ठीक है? तो एंगुलर वेलोसिटी कैसा वेक्टर है? झूठा वेक्टर। क्यों? मैं रीज़न बताता हूँ। एंगुलर वेलोसिटी कब आती? समझो, हमने कोई पार्टिकल को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाया। अब कोई पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ध्यान सुनो, पार्टिकल के पास कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? लीनियर भी है, और साथ साथ में क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है? तो उसका डायरेक्शन देने के लिए हम लोग रूल इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या इस्तेमाल करते हैं? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? जिस सेंस में पार्टिकल रोटेट कर रहा है उस सेंस में क्या कर दो? अपनी राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल कर दो। ये कर्ल कर दिया मैंने, तो जो आपका आउटस्ट्रेच थंब होगा वो किसका डायरेक्शन देगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। इसका डायरेक्शन देगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। समझ में आ गया? तो ये किसका डायरेक्शन है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट जब हम लीनियर वाला पढ़ते हैं तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, स्ट्रेट लाइन बनाते थे तो समझ में आता था कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, इस वजह से ये डायरेक्शन है। इसमें पार्टिकल तो यहाँ घूम रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहाँ आ रहा है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वो समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? जिस सेंस में पार्टिकल घूम रहा है उस सेंस में अपनी राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल कर दो, तो ये डायरेक्शन किसका है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। लेकिन पार्टिकल तो यहाँ घूम रहा है, ये डायरेक्शन में क्या है? कुछ भी नहीं है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ये डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है, इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं? सूडो वेक्टर। क्योंकि एक्चुअली इस डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है, तो ये डायरेक्शन दिया क्यों जाता है? मैं आपको समझाता हूँ। इसलिए दिया जाता है कि ये जो डायरेक्शन है ये बस इस प्लेन का ओरिएंटेशन बताता है। जैसे मेरे पास एक छाता है,
छाता मैंने ओपन किया। अगर मुझे क्या करना है, उसके प्लेन का ओरिएंटेशन चेंज करना है, तो ये जो डंडी लगी है ना, उसको चेंज कर दूंगा, तो उसका ओरिएंटेशन यहाँ से कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा। बस यहाँ पर भी इमेजिन करो एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक रॉड है, अगर इस प्लेन का ओरिएंटेशन चेंज करना है, क्या कर दूंगा मैं, वो एक्सिस को रोटेट कर दूंगा। कुछ समझ आ रहा है? बस इसका काम क्या है, वो प्लेन का ओरिएंटेशन बताना। इस डायरेक्शन में एक्चुअली पार्टिकल नहीं जा रहा, पार्टिकल तो वहीं घूम रहा है। समझ आ गया? इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं, सूडो वेक्टर। एक्सियल वेक्टर भी बोलते हैं, साथ साथ में सूडो वेक्टर भी कहते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक सूडो वेक्टर। समझ आई बात? ठीक है ना। चलो एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया मैंने, नहीं भी पता होगा तब भी तो हल हो जाएगा सवाल। ठीक है ना। चलो तो ये हो गया, स्केलर वेक्टर में डिफरेंशिएट हम लोग ने कर लिया। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, व्हेन आर दे सेम। ठीक है ना। एवरेज ये लिख लो फटाफट से, या फिर टेक्स्ट बुक जो है ना तुम्हारे पास, उसी पे मार्क कर लो कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर, उसी पे मार्क कर लो। क्वांटिटी पे वेलोसिटी के ऊपर क्या आएगा, वेक्टर। स्पीड के ऊपर यानी वेलोसिटी के ऊपर v लिखो, स्पीड के ऊपर s लिखो, डिस्प्लेसमेंट पे v लिखो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है ना। चलो जल्दी से लिखो। चलो तो ये हम लोग ने देख लिया एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है और कब वो सेम होती है, ये हम लोग को निकालना है। बोलो भाई, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? बताया था मैंने। एवरेज वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं बताओ, डेल्टा एक्स बार बाय डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। डेल्टा टी बार नहीं, क्यों? क्योंकि वो स्केलर है। ठीक है ना, ध्यान रखो। वी इंस्टेंटेनियस को कैसे लिख सकते हैं बताओ, डी एक्स बार बाय डी टी। ठीक है ना। डेल्टा मतलब बड़ा चेंज, डी मतलब छोटा चेंज। ठीक है। अब व्हेन आर दे सेम, कब सेम होंगे एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंट वेलोसिटी, कब सेम होंगे? मैंने बताया था, याद है ना। एवरेज क्या है, कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ चलता है, ए से बी तक जाता है, तो ये पूरी जर्नी में उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या थी, कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है डिवाइड बाय टोटल टाइम क्या लिया। इंस्टेंटेनियस मतलब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या है, उसको क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी, टोटल जर्नी वाली वेलोसिटी। यानी क्या, मुमरा, तुम शरीफा रोड से मुमरा स्टेशन चले गए, समझ में आ गया? तो पूरी जर्नी में एवरेज जो रही वो कैसे निकालोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लिया। समझ में आ गया? लेकिन तुम्हारी वेलोसिटी जो है पुलिस स्टेशन पे कितनी थी, समझ में आ गया? पुलिस चौकी पे कितनी थी, या शंकर मंदिर पे कितनी थी, या फिर अमृत नगर पे कितनी थी, वो क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझा? ठीक है ना। चलो भाई, वो कौन बताएगा, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या बताता है, उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या है, उस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है। ठीक है। चलो भाई, कब ये दोनों सेम होंगे, कब सेम होंगे? जब पूरी जर्नी में वो एक ही वेलोसिटी से जाएगा। पूरी जर्नी में क्या होगा, वो एक ही वेलोसिटी से जाएगा, तो क्या होगा, तब बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तब दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? पार्टिकल रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म करे और पूरी जर्नी में उसकी वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट रहे, तब हम लोग क्या बोलेंगे, क्या कर रहा है पार्टिकल, तो तब एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक सीरीज चल रही है 5 मैच की, उसमें सचिन ने हर मैच में 100 मार दिया, समझे? तो पूरा एवरेज क्या बनेगा, बोलो एवरेज कैसे निकालोगे? कितना मारा सचिन ने टोटल, 500, और कितनी मैच है, तो 500 डिवाइड बाय 5, यही तो एवरेज बनेगा। कितना बनेगा, 100। तो इंडिविजुअल मैच में भी कितना मारा और एवरेज भी कितना आया, क्योंकि पूरी जर्नी में वैल्यू क्या है, सेम है। पूरी सीरीज में उसका रन्स क्या है, सेम है। बिल्कुल वैसे ही पूरी जर्नी में स्पीड अगर कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या, जो एवरेज होगा वही इंस्टेंटेनियस होगा। समझ आया? ठीक है ना। चलो भाई, तो कब होगा, जब वो क्या करेगा, रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है ना। तो व्हेन दे आर सेम, व्हेन द पार्टिकल performs rectilinear motion with constant velocity। ठीक है। तो पार्टिकल क्या परफॉर्म करेगा, रेक्टिलिनियर मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है ना। उसके बाद डिफाइन फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या चीज है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और दूसरा कोई फोर्स ना लगना, ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव करे, उस पर और कोई भी फोर्स
नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना, उसको फ्री फॉल कहते हैं। देखो अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप करता हूँ, उसका u 0 था, यहाँ से ड्रॉप किया तो वो नीचे की तरफ जा रहा है, ये अर्थ है, तो मैं बोलूँगा इस पर सिर्फ क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये क्या है, ये फ्री फॉल है, इसको फ्री फॉल कहेंगे। मैं एक ऑब्जेक्ट को क्या करता हूँ, ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंकता हूँ, ठीक, जब ये यहाँ पर है यानी रास्ते में है, तब भी इस पर सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल, वो नीचे ही लग रहा है, तब भी फ्री फॉल है। फ्री फॉल का मतलब सिर्फ ऊपर से नीचे गिरना नहीं है, नीचे से ऊपर जाएगा, उस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो भी फ्री फॉल कहलाएगा। समझ आ गया। तो फ्री फॉल का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का मोशन ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। समझ आ गया, इसको क्या बोलेंगे, फ्री फॉल कहेंगे, ठीक है ना। तो फ्री फॉल क्या चीज़ है भाई, फ्री फॉल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। समझे, उसको क्या बोलेंगे, फ्री फॉल बोलेंगे। प्रोजेक्टाइल फ्री फॉल है क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्री फॉल है या नहीं, है ना। शुरुआत में तुमको वेलोसिटी देनी पड़ेगी, शुरुआत में फेंक दिया, उसके रास्ते में सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रोजेक्टाइल मोशन भी क्या है, फ्री फॉल। समझ आ गया। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से निकाल दो, फ्री फॉल का मतलब नीचे गिरना। फ्री फॉल का मतलब सिर्फ नीचे गिरना नहीं होता है, समझ में आ गया। ऊपर की तरफ जा रहा है और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तब भी क्या है, फ्री फॉल है। समझा, क्लियर हो गया। एरोप्लेन वाला मोशन फ्री होता है, प्रोजेक्टाइल होता है क्या, क्यों नहीं, फ्री फॉल है ही नहीं वो, क्यों, इंजन का फोर्स भी तो लग रहा है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए। समझा, क्लियर हो गया। चलो तो ये भी अपने को क्लियर हो जाता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है, लिख लो जल्दी से फटाफट इसको, तो ये बता देता हूँ कैसे लिखते हैं फॉर्मूला। चलो आ जाओ। तो फ्री फॉल भी देख लिया हम लोग ने। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फ्री फॉल समझ में आ गया, मिसकंसेप्शन क्लियर कर दिया, ठीक है। चलो, उस दिन तो मेरे को नासिर बता रहा था 10th का कोई टीचर है और उसने ये गलत पढ़ा दी, ये जो पढ़ाया है उसने फ्री फॉल का मतलब वो रॉन्ग पढ़ाया है। अब वो जो अब क्या बोलें अभी ठीक है। चलो तो यहाँ पर अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय, ऑब्जेक्ट का मोशन अगर इस तरीके से डिस्क्राइब किया, x इक्वल्स टू एफ ऑफ टी, राइट, फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। आपको क्या करना है, आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखना है। कैसे लिखोगे, आओ मैं आपको समझाता हूँ। ये क्या चीज़ है बच्चों, ये है डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन कह लो, पोजीशन बताएगा उसको। इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, क्या मतलब, हाँ इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन का मतलब बताया था मैंने, डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन टाइम, ये मतलब होता है, ठीक है ना। ज़्यादा डिटेल में अगर तुमको जानना है तो एक मेरा लेक्चर रिकॉर्डेड है फंक्शंस पे, उसको देख लेना, 20 मिनट में पूरा क्लियर हो जाएगा फंक्शन क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, फंक्शन पे डिपेंड, टाइम पे डिपेंड करता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, ये क्लियर हो गया, ठीक। अब मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या फॉर्मूला बताओ, dx बाई dt है ना, dx बाई dt, ठीक है ना। चलो भाई मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहा हूँ। तो बताओ d बाई dt ऑफ क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या है, f ऑफ t, यही है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बस ऐसे ही लिखेंगे, बस समझे। इसको शॉर्ट कैसे करते हो बताता हूँ मैं। इसको एक ही बार डिफरेंशिएट करें ना, पावर क्या है यहाँ पे, तो मतलब एक ही बार डिफरेंशिएट करें तो इसको लिख सकते हैं f डैश ऑफ t, समझा, क्या लिख सकते हैं, f डैश ऑफ t। न्यूटन का नोटेशन था f डॉट ऑफ t, लेकिन अभी न्यूटन के नोटेशन पे नहीं जाना, बुक में जो दिया उसकी बात कर रहा हूँ, समझा, क्लियर हो गया। चलो भाई, उसके बाद एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ, एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, d बाई dt ऑफ v क्या मिला, v क्या मिला, f डैश ऑफ t। अब इसको देखो, ये ऑलरेडी डैश है, डैश मतलब डेरिवेटिव है, डैश मतलब क्या, डेरिवेटिव, ऑलरेडी एक डेरिवेटिव लिया हुआ है, फिर से डेरिवेटिव ले रहा हूं मैं इसका, क्या होगा बताओ, f डबल डैश ऑफ, हो गया, ऐसे लिखेंगे इसको, समझ आई बात, कोई दिक्कत नहीं, बस कॉपी कर लो। चलिए नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 तो हो गया। 5th क्वेश्चन,
ये सब डेरिवेशन करा चुका हूँ मैं। डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अ प्लेन शो दैट द मोशन कैन बी रिजॉल्व इनटू इंडिपेंडेंट मोशन एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। बता चुका हूँ ना मैं, कैसे बताओ। अच्छा मुझे बताओ कि ये तो डिराइव करना है, मैंने बोला था कि इक्वेशन ऑफ मोशन को 1D में तो हम लोग ने देख लिया, फिर हमें उसको हमने क्या कर दिया था 2 डायमेंशन में डिराइव किया, डिराइव करके दिया हूँ मैंने, पिछले लेक्चर्स रिकॉर्डेड है, देख सकते हो जाके। ठीक, अब क्या, अभी जो है आपको बस 2 डायमेंशन में कैसे लिखते हो बता दूं मैं। हम कैसे लिखते थे, एस बार इज इक्वल टू क्या लिखते थे, यू बार टी प्लस हाफ ए बार टी स्क्वायर। और एक्स और वाई डायरेक्शन में कैसे लिखेंगे वो बता चुका हूँ मैं प्रोजेक्टाइल में। ठीक, क्लियर हो गया। उसके बाद वी बार इज इक्वल टू क्या होगा, यू बार प्लस ए बार इंटू टी। ठीक, तीसरी इक्वेशन विद किताबों में नहीं मिलती जनरली, मैंने बताया था आपको। क्या है वो इक्वेशन, स्केलर फॉर्म में वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। वेक्टर फॉर्म में यानी 2D में कैसे लिखोगे, वी बार डॉट वी बार इक्वल टू क्या होगा, यू बार डॉट यू बार प्लस 2a बार डॉट एस बार। समझ में आ गया, ऐसे लिखा जाता है ये किताबों में आपको नहीं मिलेगा जनरली, इसको ऐसे लिखते हैं, ये आपकी बुक में भी नहीं दिया हुआ। तो वही ये इक्वेशन है, डिराइव करवा चुका हूँ मैं, तो वापस डिराइव नहीं कराऊंगा। ठीक है, वो जा करके देखो उसको। ठीक, इसके बाद जो है डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली फॉर पार्टिकल हैविंग कैंसिल, 6th रिड्यूस्ड पार्ट है, 11th के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, कैंसिल कर दो उसको, 6th वाला कैंसिल। फिर 7th जो है ये रेंज और मैक्सिमम हाइट डिराइव करा चुका हूँ, लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ मैं। ठीक है, फिर पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला डिराइव करवा चुका हूँ। ठीक, ये भी हो चुका। कॉनिकल पेंडुलम शो दैट द टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ L cos थीटा डिवाइड बाई जी। बुक में h/g तक दिया हुआ था, आगे का पार्ट पूछा है, मैं लास्ट लेक्चर में ही करा चुका हूँ उसको। ठीक है, तो ये भी हो गया। उसके बाद डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी, शो दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द पार्टिकल अंडरगोइंग यूसीएम इज दिस। ये भी डिराइव करा चुका हूँ। एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन भी बता चुका हूँ। क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यूनिट क्या बनेगा, रेडियन पर सेकेंड। बस ये है। ठीक है ना, चलो भाई, तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है, 11th वाले बच्चे जो उनको होमवर्क होगा ना कल, वो क्या होगा कि उनको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 जो है 3 बार सॉल्व करके आना है कल। ठीक है, उसमें से 6th नहीं करना है, 6th को छोड़ के 3 बार 11th के बच्चे इसको सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, हर एक डेरिवेशन को 3 बार करना है। समझ आ गई बात। ठीक है ना, तो ये सब इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अभी कॉलेज स्टार्ट हुआ, आज से स्टार्ट हो गया, तुम तो खुश नसीब हो, 11th में गए और कॉलेज स्टार्ट हो गया, है ना। पिछले साल के बच्चे पूरा साल कॉलेज गए ही नहीं, समझे, वो तो कॉलेज गए ही नहीं, अभी 12वीं आधी हो गई, अब वो कॉलेज जाएंगे। आज पहला दिन है उनके कॉलेज का, जो इस साल 12th में उनकी बात कर रहा हूँ, समझे, ऐसा है। ठीक है, चलो भाई, तो बेसिकली अब जो है आगे बढ़ते हैं। नहीं तुमको नहीं करना है। ठीक है, चलो भाई, तो ये हो गया। अब उसके बाद जो है ये जो क्वेश्चन छूट गए थे न्यूमेरिकल, वो पहले कराता हूँ, फिर इस पे लेके चलता हूँ उन लोगों में। ठीक है, चलो एग्जाम्पल कौन सा है, एग्जाम्पल 3.8। तो एग्जाम्पल 3.8 क्या कहता है, लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड आर, सॉरी, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 ग्राम मूव्स यूनिफॉर्मली अलोंग अ सर्कुलर ऑर्बिट विद एंगुलर स्पीड ऑफ 5 रेडियन पर सेकेंड। मास कितना है, 50 ग्राम। उसके बाद जो है यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, मतलब यूसीएम परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, हमेशा यूसीएम नहीं होगा, जब 12th में जाओगे तो नॉन यूसीएम वाले केस भी आ जाएंगे इसमें, समझे। सीईटी में एक बार सवाल आ गया था जो आईआईटी जेईई 2008 में आया था, वही पेपर, वो जो एडवांस में सवाल आया था, वही सवाल सीईटी में 2013 या 14 में आ गया। ठीक, उसमें जो सवाल पूछा गया था पावर डिलीवर टू द पार्टिकल, उसमें नॉन यूसीएम वाला केस था। बच्चों को लग रहा था वर्क डन तो 0 होता, पावर 0 होगा, नहीं, गड़बड़ कर दोगे। अभी तुम यूसीएम पढ़ रहे हो, 12th में जाके नॉन यूसीएम पढ़ोगे, जबकि 12th में मैं फिर से पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा 11th का कंटिन्यू करके, मतलब 0 से स्टार्ट करके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से यूसीएम नॉन यूसीएम पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन तब तक तुम भूल चुके होगे। और फिर नए बच्चे भी आते हैं, पढ़ाना ही पड़ता है। ठीक है, यूसीएम। उसके बाद एंगुलर स्पीड कितनी है, वो है 5 रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद लीनियर स्पीड कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस कितना है, और पूछा है सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ठीक है, कैसे करेंगे बताइए। सबसे पहले देखो, v दिया है, r निकालना है, ओमेगा है, फॉर्मूला पता है, मैंने बोला था ना, v इक्वल्स टू r ओमेगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ सर्कुलर मोशन। तो रेडियस क्या हो जाएगा, v बाय ओमेगा, है ना। v कितना है, 25, ओमेगा कितना है, 5, कितना होगा, 5 मीटर। ठीक है ना, चलो भाई, ये भी हो गया। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, बोलो,
या तो एम वी ओमेगा, या तो एम वी स्क्वायर बाय आर, या तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, जो ठीक लगे हो देख लो। मास कितना है 50 इंटू 10⁻³ क्यों? अरे मास किस में है? ग्राम में। ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम। तो इंटू 10⁻³ ग्राम से किलोग्राम में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ किलोग्राम से ग्राम में जाना है तो 10⁻³ किलो है ना, तो किलो मतलब 10⁻³। समझ आ गया? कंफ्यूज नहीं होने का। तो इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय एम वी ओमेगा लगा रहा हूँ मैं। वी कितना है 25, ओमेगा कितना है 5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लोगे, लिख लोगे आंसर। चलो मल्टीप्लाई करें, आंसर लिख लो। ठीक है, चलो चलो आ जाओ। तो एग्जाम्पल 3.9, एग्जाम्पल 3.9 क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल यूनिफॉर्म स्पीड। एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कल में, हॉरिजॉन्टल सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड से। ये जो है फॉर एग्जांपल t इज 0 पे यहाँ पर है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। यानी यहाँ से शुरुआत की, जब हमने देखना शुरू किया तो उसकी जो वेलोसिटी है ये अंदर की तरफ जा रहा है। जो ये u बार है वो क्या है? वो है 20 i कैप प्लस 35 j कैप। ठीक है, आफ्टर 1 मिनट द वेलोसिटी बिकम्स, आफ्टर 1 मिनट वेलोसिटी जो हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी -20 i कैप माइनस 35 j कैप। ठीक है ना। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का आपको क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है। चलो भाई, यूनिफॉर्म स्पीड है मतलब क्या? यूनिफॉर्म स्पीड है मतलब क्या? UCM है। यूनिफॉर्म स्पीड है मतलब क्या है? UCM है। अब इसको समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। ये जो तुमको ऐसे नज़र आ रहा है, इसको मैं समझाने के लिए क्या करता हूँ, सर्कल जो हॉरिजॉन्टल है ना उसको मैं क्या करता हूँ, वर्टिकल बना देता हूँ ताकि समझ में आए चीज़ें। तो ये वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो तो समझाने के लिए, मतलब ये जो ऐसे सर्कल है ना ए प्लेन में, इसको उठा के सीधा कर रहा हूँ मैं। ठीक, क्लियर हो गया? चलो, तो ये इस तरीके से है। तो शुरुआत में t इज 0 पे u बार थी, इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 20 i कैप प्लस 35 j कैप। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। 1 मिनट के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है? इतनी हो जा रही है, -20 i कैप माइनस 35 j कैप। मतलब जो यहाँ पर है माइनस बार ले लो, अंदर क्या बचेगा? 20 i कैप प्लस 35 j कैप। यानी जो पहले थी उसका एग्जैक्टली रिवर्स। पहले कितनी थी? 20 i कैप प्लस 35 j कैप। अभी क्या है? माइनस ऑफ 20 i कैप प्लस 35 j कैप। इसका एग्जैक्टली रिवर्स कहाँ बनेगा? जब वो 180 के एंगल पे यहाँ पहुँचेगा, यानी आधा सर्कल कवर कर लेगा, तभी तो एग्जैक्टली रिवर्स यहाँ पहुँचेगा। समझ आ रहा है? ये दिमाग लगाने वाला बात है, बताया नहीं है, ये समझना है तुमको कि एग्जैक्टली रिवर्स कब पहुँचेगा? जब वो यहाँ पर 180 के एंगल पे पहुँचेगा, मतलब आधा चक्कर कंप्लीट कर चुका है, आधा सर्कल कंप्लीट कर चुका है। तो ये t इज इक्वल टू कहाँ पर है? 1 मिनट पे है। और अब उसकी वेलोसिटी कितनी है? अब उसकी वेलोसिटी है माइनस ऑफ 20 i कैप प्लस 35 j कैप। समझा? माइनस बाहर ले लिया मैंने। ठीक है, क्लियर हो गया आप? क्या अब इससे और क्या कंक्लूजन निकलेगा? दिमाग लगाओ। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा? 0, यहाँ तो 0 था, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगा? UCM परफॉर्म कर रहा है, मतलब आधा बाकी का चक्कर कवर करने के लिए भी कितना लगेगा? यानी टोटल टाइम पीरियड कितना होगा? 2 मिनट। कुछ समझ आ रहा है? ये सब हिडन इन्फॉर्मेशन है इसमें। समझ आई बात? क्लियर हो गया? अब क्या आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है इसका एक्सेलरेशन। UCM जब होता है ना तो एक्सेलरेशन सिर्फ सेंट्रीपिटल होता है। जब UCM की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन सिर्फ सेंट्रीपिटल है, नॉन UCM में टेंजेंशियल भी आ जाएगा। अब यहाँ पर टेंजेंशियल की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ मुझे, क्या फॉर्मूला है? v²/r। v² यानी क्या? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी तो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। यहाँ पे सिर्फ क्या लेना है? मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे और रेडियस का क्या करोगे? रेडियस तो है ही नहीं। ये एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, बोलो। वेलोसिटी का क्या करूंगा मैं? क्या मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ? जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो इसका मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन में उल्टे हैं वो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बताओ? बोलो।
अंडर रूट ऑफ बोलो 20 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर द होल स्क्वायर। क्यों? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है वो। मैंने बताया वेक्टर में मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं कंपोनेंट फॉर्म का। क्लियर हो गया? ठीक। डिवाइडेड बाय, अब रेडियस के ऊपर अपने को मेहनत करनी है, रेडियस अपने पास नहीं है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला मेरे पास है 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी, और वो तो 2 मिनट है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला यही तो है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर बाई वी, लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने। ठीक, तो यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं क्या? बताओ रेडियस क्या होगा? टी वी डिवाइड बाय क्या होगा? 2 पाई। ये आ गया रेडियस, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या होगा? टी वी मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? 2 पाई। टाइम पीरियड मेरे पास है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फिर से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले क्या करना, ये वैसे ही लिखना, उसको ऐसे सॉल्व करते हैं ताकि कुछ कैंसिलेशन हो जाए। बताता हूँ, वी स्क्वायर डिवाइड बाई ये कितना आया? टी वी, और इंटू क्या हो जाएगा? 2 पाई। ये समझा? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, एक वी कैंसिल कर देना, इस वजह से। ठीक है ना? अब बोलो क्या होगा? v इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई क्या होगा? कैपिटल टी। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखो, क्या होगा वो? अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर इंटू 2 पाई डिवाइड बाई टाइम पीरियड कितना है? 2 इंटू 60। क्यों 2 इंटू 60? सेकेंड में कन्वर्ट किया है मैंने। ठीक है ना? अब कैलकुलेशन है वो, बाकी का काम तुम्हारा है, ये दोनों भी कैंसिल कर देना। समझा? ठीक है ना? चलो फटाफट करो। तो ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हम लोगों ने कवर कर लिए। अब उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारी एक्सरसाइज का, उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर? एन एरोप्लेन हैज़ अ रन ऑफ 500 मीटर टू टेक ऑफ फ्रॉम द रनवे। ठीक है ना? एरोप्लेन क्या करता है? सीधा उड़ जाता है। नहीं, ऐसा सीधा नहीं उड़ता है। क्या करता है? पहले क्या करता है? बहुत रनवे लेता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या करता है? चलता है, स्पीड गेन करता है। उसके बाद क्या करता है? फ्लाई करता है, टेक ऑफ करता है। ठीक है ना? चलो भाई, तो बेसिकली क्या है? कितना रनवे है, कितना डिस्प्लेसमेंट है उसका? 500 मीटर। ठीक है? टू टेक ऑफ फ्रॉम द रनवे। इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट बोल दिया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, ये मतलब होता है उसका। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब u का वैल्यू 0। ठीक है ना? एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन टू कवर द रनवे इन 30 सेकेंड्स। कितने टाइम में कवर करता है रनवे को? 30 सेकेंड में। ठीक है ना? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन एट द टेक ऑफ? टेक ऑफ पे उसकी वेलोसिटी यानी 30 सेकेंड के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये आपको पूछा है। कैसे करेंगे बोलो? कैसे निकालेंगे बोलो भाई? देखो, तुमको निकालना क्या है? वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी वो इक्वेशन लगा सकते हैं, वरना वो इक्वेशंस को नहीं लगा सकते। तो 3 इक्वेशंस है आपके पास, वो कब लगा सकते हैं? जब एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है ना? अपने पास इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। ठीक है ना? उसके बाद v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। देखो कौन सी इक्वेशन इस सिचुएशन में बैठेगी? निकालना क्या है? फाइनल वेलोसिटी। तो ये और ये इक्वेशन लग सकती है। ठीक, अब फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए इनिशियल 0 है, काम बन गया। डिस्प्लेसमेंट है, काम बन गया। एक्सेलरेशन है, यहाँ फंस जाएंगे क्योंकि एक इक्वेशन और 2 अननोन हो जाएंगे। जितनी अननोन है उतनी इक्वेशन चाहिए आपको सॉल्व करने के लिए। जैसे x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4, कितना आएगा आंसर? x का वैल्यू क्या आएगा? अरे -1। ठीक है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। x और y का वैल्यू बताओ, बताओ। अरे निकाल नहीं निकाल सकते क्या? क्यों? अरे बाबा कितने अननोन है? 2 अननोन है, तो कितनी इक्वेशन चाहिए? 2 इक्वेशन चाहिए। अब मैं बोलूँगा आप निकाल के बताओ, अब आ जाएगा आंसर। इसको काट दोगे 2x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 9/2 यानी 4.5 आ गया आंसर। समझ आ रहा है? ठीक है ना? चलो भाई, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने अननोन है उतनी इक्वेशन चाहिए उसको सॉल्व करने की। कितने अननोन है? वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन है ही नहीं। 2 अननोन है, एक इक्वेशन है, बड़ी नाइंसाफी है। समझ आ गया? तो क्या करना पड़ेगा अपने को? दूसरी इक्वेशन पे जाना पड़ेगा। अब मैं दूसरी इक्वेशन पे जब जाता हूँ तो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, एक्सेलरेशन है ही नहीं, टाइम मेरे पास है। यानी अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है
दोनों ही केसेस में तो मुझे एक्सेलरेशन तो निकालना पड़ेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर एक्सेलरेशन मिल गया तो काम बन गया। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा? फर्स्ट वाली इक्वेशन में मिल जाएगा एक्सेलरेशन। देखो कैसे एक्सेलरेशन मिलेगा, s इज इक्वल टू क्या, ये तो खत्म हो जाएगा। क्यों? इनिशियल वेलोसिटी 0, तो बचेगा क्या, हाफ a t स्क्वायर, कितना ये 500, ये हाफ a इंटू 30। अब 30 का स्क्वायर करते मत बढ़ जाना, बेवकूफ़ी हो जाएगी, क्योंकि कैंसिल ही करना है, तो 30 इंटू 30 लिखना। ठीक है, चलो भाई 0 0 0 0 कैंसिल, क्या बचा बताओ जल्दी से, ये बचेगा 10/9 एक्सेलरेशन। 5 2 10, 3 3 9, समझे? तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब क्या निकालना है मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो v इज इक्वल टू क्या लगाता हूँ, u प्लस at लगाता हूँ। फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी, इनिशियल क्या है 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 10/9, और ये कितना है 30, समझे? तो बताओ जल्दी से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 10/9 इंटू 30 है, कैंसिल करो जल्दी से बताओ, 3 1 ज़ा 0 ज़ा 3 3 ज़ा, कितना हो जाएगा 100/3, कितना हो जाएगा बोलो, 3 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 33.33 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड है, इसको क्या करना पड़ेगा, किलो, अगर आंसर किस में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में। कैसे करोगे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट? अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करना है कन्वर्ट, कैसे करते हैं बोलो? अच्छा ऐसा समझाता हूँ पहले। मेरे पास क्या है, मेरे पास है किलोमीटर है, और डिवाइड में मेरे पास क्या आर है। इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकेंड में। पहले मैं लॉजिक समझाता हूँ, फिर मैं रटा दूंगा इसको। ठीक है, किलोमीटर का क्या होगा 10⁻³ मीटर, डिवाइड बाय आर का क्या करूँगा सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, बोलो 60 इंटू 60। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या होगा 60 इंटू 60। अब मुझे बताओ, ये तो सेकंड में हो गया अभी, अब बोलो जल्दी से कैसे कैंसिल होगा, 10⁻³ मतलब क्या होगा 1000, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, बचेगा क्या बताओ जल्दी से, 10 डिवाइड बाय 6 इंटू 6, बोलो जल्दी से क्या होगा, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, यानी 6 3 ज़ा कितना होगा 5/18, समझे? यानी जो किलोमीटर पर आवर होता है वो कितना मीटर पर सेकंड होता है 5/18। तो इसमें कितना करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा 18/5, क्योंकि उल्टा जाना है ना अपने को, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में। तो 33.33 इंटू क्या करना पड़ेगा 18/5, डिवाइड करो, फाइनल आंसर लिखो। चलो अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, A car moving along a straight road with a speed of 120 km per hour is brought to rest by applying brakes. एक कार है जो स्ट्रेट रोड पे चल रही है, और कितनी स्पीड से चल रही है 120 किलोमीटर पर आवर, तो ये इनिशियल स्पीड है उसकी 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, चलो इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। ठीक है ना, ब्रेक लगा करके उसको रोक दिया जाता है। ठीक, अब ध्यान सुनो, ये चल रहा है, यहाँ से चल रहा था, यहाँ तक पहुँचा, यहाँ ब्रेक लगा, तो क्या फ़ौरन रुक जाएगा? MRF टायर, कोरी बकवास। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल बकवास है। क्यों बकवास? अरे क्या सलमान खान की पिक्चर है क्या ये? ठीक है, कि उसमें फिजिक्स की धज्जियाँ उड़ा देंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इनर्शिया नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं। अगर ब्रेक लगेगा भी तो फ़ौरन गाड़ी नहीं रुकती। अगर किसी ने बाइक चलाया है या कार चलाया है, फ़ौरन नहीं रुकती है गाड़ी, वो थोड़ा सा और आगे बढ़ती है, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? स्टॉपिंग डिस्टेंस। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? तो यहाँ से गाड़ी चल करके आ रही थी, उसके बाद क्या, यहाँ पर लग गया ब्रेक। अब ब्रेक लगाने का तो फ़ौरन वहीं पे नहीं रुक जाता है, वो बिल्कुल बकवास दिखाता है MRF टायर का जो ऐड है। समझे, ब्रेक मारा वहीं रुक गया, गलत है ये। क्यों? बॉडी के अंदर होता है इनर्शिया बोलता है जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तो ये जो अपनी बॉडी मोशन में थी, तो बॉडी बोलती जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। बॉडी रेजिस्ट करती, रुकने के लिए रेजिस्टेंस ऑफर करती है बॉडी। समझ आ रहा है? ठीक है ना। तो यहाँ ब्रेक लगा तो वो यहीं नहीं रुकेगा, थोड़ा सा और आगे जाके रुकेगा। तो वो जो ब्रेक लगने से रुकने तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग डिस्टेंस। समझ आ रहा है? ठीक, चलो। तो ये जो है वो सलमान खान की पिक्चर में क्या करता है, हाथ में से खड़े खड़े रॉकेट छोड़ देता है वो। अरे भाई, मोमेंटम कंजर्वेशन कोई चीज़ होती कि नहीं होती? तुम मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं एक गन लूँ और गन से अगर हम लोग क्या करें, कोई बुलेट को फायर करें, तो गन कैसे पीछे जाती? इतनी सी जब बुलेट निकल रही तो इतनी जोर में झटका देती है। वो जब हाथ से रॉकेट छोड़ेगा तो पीछे नहीं जाएगा क्या?
समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? तो कोई तो पिक्चर आई है, उसमें क्या करता है वो, हाथ से क्या करता है, खड़े कर रॉकेट छोड़ देता, समझे? तो पीछे उड़ जाना चाहिए ना उसको। तो अभी क्या बोलना है इसको, ठीक है? चलो, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर लगे ब्रेक, और ब्रेक लगने के बाद कोई यहाँ जा करके वो रुक गया फॉर एग्जाम्पल, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये रुकने वाला डिस्टेंस है। अप्लाइंग ब्रेक, द कार कवर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर बिफोर इट स्टॉप्स। मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। ब्रेक लगाने के बाद ब्रेक लगाने के बाद कितना डिस्टेंस और ट्रैवल करता है वो? 100 मीटर। कार और 100 मीटर ट्रैवल करती है, फिर रुकती है कार, ठीक है ना? चलो भाई, कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डेशन ऑफ द कार। ऑब्वियसली रिटार्डेशन हो रहा है, क्यों? वेलोसिटी क्या हो रही है? कम होती जा रही है, तो रिटार्डेशन हो रहा है। तो रिटार्डेशन आपको निकालना है, एवरेज रिटार्डेशन मतलब बेसिकली एक्सेलरेशन निकालना है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, और टाइम टेकन बाय द कार टू स्टॉप, यानी यहाँ से यहाँ तक रुकने में उसको कितना टाइम लगा, ये अपने को निकालना है। कैसे निकालेंगे? रिटार्डेशन कहाँ होगा बताओ? ए, बी और सी। ए बी पार्ट में रिटार्डेशन होगा, ए सी पार्ट में रिटार्डेशन होगा, या बी सी पार्ट में रिटार्डेशन होगा? बी सी, क्योंकि ब्रेक यहाँ लगा है। तो इतने ही पार्ट में क्या होगा? रिटार्डेशन। अब मुझे निकालना है रिटार्डेशन कितना है। कैसे निकालूंगा मैं? तो सबसे पहले तो मैं स्टॉपिंग डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला तुमको एक डिराइव करके दे देता हूँ, ठीक? शुरुआत में इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी, कितनी थी? 120 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे भी 120, यहाँ पे भी 120, यहाँ पे भी 120, और यहाँ पर भी क्या होगी? 120। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ये पॉइंट पे? 120। तो इनिशियल कितना है? 120 किलोमीटर पर आवर। फाइनली जाकर के तो यहाँ पे रुकेगा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? तो फाइनल वेलोसिटी होगी 0। एस इसमें क्या होगा? बोलो भाई, स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये क्या होगा? स्टॉपिंग डिस्टेंस, वो जहाँ पर जो है 100 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना? चलो भाई, मैं जानता हूँ v² = u² + 2s लगा सकता हूँ, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, ठीक है? वेरी नहीं कर रहा एक्सेलरेशन। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है? 0 होने वाली है। तो ये तो 0 हो गई। ये u² + 2 × -a × s आएगा। क्यों? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। समझ आया? ठीक है ना? अब बताओ 0 = क्या होगा? u² - 2as हो जाएगा। तो u² = क्या हो जाएगा? 2as हो जाएगा। तो s = क्या होगा? u² / 2a। ये शॉर्टकट है, अब याद कर लेना इसको। जब भी स्टॉपिंग डिस्टेंस का सवाल आया तो ये फॉर्मूला लगेगा, u² / 2a। समझे? कुछ किताबों में आपको मिलेगा कि s इज प्रोपोर्शनल टू किसके है, तो आप बोलोगे u²। इसको डबल कर देंगे तो वो कितना गुना हो जाएगा, ऐसे सब सवाल बनेंगे। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का ये फॉर्मूला याद कर लो। क्या है फॉर्मूला? u² / 2a। डायरेक्ट लगाना आप आगे से, ठीक है ना? चलो भाई, क्या निकालना अपने को? बताओ क्या निकालना है अपने को? निकालना क्या अपने को? एवरेज रिटार्डेशन, यानी ये निकालना है, ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो ये मुझे निकालना है। तो s = क्या फॉर्मूला है? u² / 2a। तो a क्या हो जाएगा? u² / 2s। u का स्क्वायर कन्वर्ट करो भाई, पहले उसको कैसे कन्वर्ट करोगे? 120 × 5/18, 2 × s कितना है? 100, ठीक है ना? अब बताओ आगे कैसे सॉल्व करेंगे? ये नीचे जाएगा ना, 18 नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? हो जाएगा 120 × 5 × 18, ठीक है ना? क्लियर हो गया? 0 0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 6 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 2 ज़ा, बताओ कितना बचा? 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा, तो 3 1 ज़ा 3, 6 ज़ा, तो 1/6। एक्सेलरेशन कितना होगा? 1/6 मीटर/सेकंड², ठीक है ना? तो बुक में क्या दिया आंसर? 50/9। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? 1/6 मीटर/सेकंड²। 1 सेकेंड, हाँ ना, गड़बड़ है, स्क्वायर है ना, ये u का स्क्वायर है। बताओ लिल से क्या होगा? u का स्क्वायर मतलब क्या? कैलकुलेशन चेंज होगा ना फिर तो। आओ u का स्क्वायर करेंगे, u का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? u कितना है मेरे पास? u कितना है? 120 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा? 5/18 द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 × s का वैल्यू कितना है? s का वैल्यू है 100, ठीक है ना? तो 120 मल्टीप्लाइड बाय 5/18, फिर 120 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 डिवाइड बाय क्या होगा? 2 × 100। ये 2 0 पहले ही कैंसिल हो गए। बचेगा क्या बताओ? क्या बचने वाला है मेरे पास? एक्सेलरेशन बोलो क्या बचेगा? 12 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 5/18, और ये जो है सबको डिवाइड करो,
इससे क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 और ये यहाँ पर ऐसे, तो 2 1 जा 2 6 जा, ठीक है ना। फिर उसके बाद बताओ ये हो जाएगा 6 1 जा 6 3 जा, ठीक है ना। उसके बाद 6 2 जा 6 3 जा, ठीक है ना। क्या बचा बताओ, क्या बचा, 2 5 5 9 3 3 जा 9 25 2 जा 50/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हो गया। एक्सेलरेशन आ गया। इसके बाद जो है आगे और क्या बोलता है, टाइम टेकन बाय द कार टू कम टू रेस्ट। इसका भी फॉर्मूला बता देता हूँ डायरेक्ट क्या आप लोग जानते हैं, v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, u माइनस 80 होगा क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, इसको वहां भेज दो तो क्या होगा 80 इज इक्वल्स टू u, तो t क्या होगा u बाय a। समझ आ रहा है। जब भी आपको स्टॉपिंग टाइम के बारे में पूछेगा तो u बाय लगा दोगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में पूछेगा तो क्या लगा दोगे, u स्क्वायर बाय 2a लगा दोगे। u कितना है बताओ, u कितना है 120 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा 5/18। एक्सेलरेशन कितना आया 50/9, समझे, ठीक है ना। तो ये दोनों कैंसिल, 5 और 5 कैंसिल, 9 1 जा 9 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 6 सेकेंड आंसर है, समझा, ठीक है ना। चलो कॉपी कर लो, फिर भी एंट्रेंस के सवाल करते हैं।